हाँ जी, आज के आपके करंट अफेयर्स 9 नवंबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, जो हमारा ट्रेड होता है उसके लिए बहुत जरूरी है। कई बार क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लगा के चलते हैं किसी एक देश का, उस देश का नाम देते हैं एबीसी। ठीक है, इंडिया और इस देश का ट्रेड था, बहुत सारा सामान यहाँ से इंपोर्ट भी होता है, हम भी उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। अब लेट्स सपोज इस देश को लगता है कि मेरे यहाँ पे जो स्टील की मार्केट है, जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है, वो काफी ज्यादा हो रही है और इंडिया के अंदर हम स्टील बहुत बड़ी मार्केट में नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि इंडिया की अपनी खुद की भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग है। अब अगर इन्हें अपना स्टील इंडिया के अंदर बेचना है, मतलब इनकी कंपनीज को ये चाहते हैं कि इनकी कंपनीज ग्रो करें और इंडिया के अंदर अपना स्टील बेच सके, तो ऑब्वियसली इंडिया की स्टील मार्केट को, इंडिया की स्टील कंपनीज को इंडिया के अंदर ही हराना जरूरी है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी स्टील कंपनीज को कहते हैं कि देखो आप बताओ आप कितने पैसे में प्रोड्यूस कर रहे हो सामान। लेट्स सपोज, बस एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ, लेट्स सपोज 10 रुपए टन, होता नहीं है पर जस्ट एक उस चीज के लिए, लेट्स सपोज वो कह रहे हैं 10 रुपए टन हम स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस हो रहा है, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, बस सिर्फ प्रोडक्शन इतने पे है। और इन्होंने पूछा कि अच्छा आप इंडिया को बेचते कितने में हो, वो कहेंगे लेट्स सपोज हम 20 रुपए में बेचते हैं। अब इंडिया के अंदर स्टील कितने का बिक रहा है मार्केट में, जो इंडिया की अपनी खुद की कंपनीज बता रही हैं, लेट्स सपोज 18 रुपए टन बिक रहा है। तो अगर उन्हें दिखेगा कि यार इंडिया की मार्केट तो ऑलरेडी सस्ती है, हमारे यहाँ का स्टील कैसे compete कर पाएगा, हमारे यहाँ की चीज तो महंगी है, ऑब्वियसली कोई नहीं खरीदेगा इंडिया में क्योंकि इंडिया का अपना स्टील सस्ता है। तो ये कंपनीज क्या कहती हैं, इन्हें कहती हैं कि तुम यहाँ तो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर दो, या कई बार लेट्स सपोज, बहुत ही प्राइस कॉम्पिटिटिव एग्जांपल भी देता हूँ, लेट्स सपोज इंडिया के अंदर स्टील बिक रहा है बस बस 10 रुपए का ही। ठीक है, जितनी की उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, और वो इंडिया के अंदर 11 रुपए का बेच रहे थे। अब ठीक है, अब बिल्कुल कंपटीशन है, वो मुश्किल से थोड़े पैसे कमा रहे हैं, इंडिया शायद इससे भी सस्ता बना रहा हो, लेट्स सपोज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग 9 रुपए में पड़ रही हो। ठीक है, और इंडिया 10 रुपए में बेच रहा हो, तो इस देश को पहले ही पता है कि मेरी स्टील की इंडस्ट्रीज कभी इंडिया की मार्केट पे कब्जा कर ही नहीं पाएंगी। तो ये अपनी कंपनीज को क्या क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखो उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही 9 रुपए की है, तुम काम करो, तुम इंडिया के अंदर जितना स्टील भेज रहे हो ना, तुम स्टील 8 रुपए का भेजो, 8 रुपए का। अब 8 रुपए की तो प्रोडक्शन भी नहीं है, ठीक है इनकी, तो बाकी 2 रुपए कौन देगा? यहाँ की गवर्नमेंट कह देती है कि बाकी हर 2 रुपए हम दे देंगे तुम्हें, बस इंडिया की मार्केट में स्टील सस्ता भेजो, क्योंकि इससे क्या होगा, इंडिया की जो अपनी कंपनीज हैं वो तो प्राइस कम नहीं कर पाएंगी, 9 रुपए से नीचे तो जा नहीं सकती, तुम 8 रुपए में सामान बेच रहे हो। तो होगा क्या, इंडिया की धीरे धीरे स्टील इंडस्ट्री घाटा खाती जाएगी, लॉस में चली जाएगी, लॉस खाते खाते अल्टीमेटली स्टील की इंडस्ट्री बंद होने लग जाएगी, और जिस दिन इंडस्ट्रीज बंद हो गई, उस दिन चाहे तुम 11 की जगह इसे 100 रुपए भी बेच लेना, क्योंकि इंडिया में कौन सा कोई कंपटीशन है, इंडिया तो सारा सामान बाहर से मंगा रहा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारी मर्जी है तुम कितने में बेचना चाहते हो। ये जो ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जहां पे गवर्नमेंट्स अपनी किसी चीज को बूस्ट करने के लिए कि हमारे इस चीज के एक्सपोर्ट बढ़ जाएं, सरकार अलग से पैसे खर्चने को तैयार है, और जितनी किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है उससे सस्ते में बेचने को तैयार है। इसे कहते हैं कि एक तरह से वो कंट्री जो है वो अपना सामान डंप कर रही है, फेंक रही है। ठीक है, ताकि आपकी अपनी मार्केट खराब हो जाए। ठीक है, तो इसके खिलाफ सरकारों के पास हमेशा एक हथियार होता है कि अगर कभी भी ऐसी खबर आई कि लेट्स सपोज ये 8 रुपए की बेच रहे हैं, और इंडिया के अंदर जैसे मैंने एग्जांपल बताया 10 रुपए टन था रेट, और 9 रुपए की वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, 10 रुपए में वो बेच रहे थे। तो अगर इंडिया की गवर्नमेंट के पास शिकायत आती है कि देखो ऐसे कोई कंट्री करने की कोशिश कर रही है जिससे हमारी कंपनियां बंद हो जाए, इंडिया क्या करता है, इंडिया सेम प्राइस रिस्टोर करने पे 10 रुपए में बिक रही है, तुम्हें कम में बेचनी है, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस उतना तो रहना चाहिए जितना इंडिया का है, तो इंडिया 2 रुपए टैक्स लगा देगा। ठीक है,
इस चीज को कह देते हैं, जो इंडिया टैक्स लगाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। किसी को इंडिया के अंदर फालतू में सामान फ्लड करने से रोकने के लिए, जिससे हमारे यहाँ की कंपनियां ना बंद हो जाएं, हम अलग से एक टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्लियर है? तो उस कंट्री को चुकाना, वो चाहे अपनी कंपनीज को पे कर रहे हैं, हम उनका जो भी सामान इंडिया आ रहा है, हम उसके खिलाफ रेट बढ़ा के बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उनका सामान भी फिर 10 का बिक रहा है, हमारा सामान भी 10 का बिक रहा है, तो कम से कम हमारे रेट को बैलेंस करके अब कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, वो कौन सा खरीदना चाहे वो खरीद पाएगा। ठीक है, अगर वो इंडिया का खरीदना चाहे वो इंडिया का खरीद ले, बाहर का खरीदना चाहे बाहर का खरीद ले। कंज्यूमर का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो हमारी फैक्ट्रीज हैं वो भी बंद नहीं होनी चाहिए, वो भी चलती रहनी चाहिए। इस कारण ये एंटी डंपिंग ड्यूटी एग्जिस्ट करती है। तो रिसेंटली आपके जो चाइना से आते हुए मेटल कटर व्हील्स हैं, मेटल काटने के लिए व्हील्स जो होते हैं, ये ना चाइना के ऊपर अभी आपके एक ऑफिस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, ये आपके इंटरनेशनल ट्रेड जो इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसके ऊपर लगा हो कि इस मेटल कटर व्हील को चाइना बहुत सस्ते रेट में बेच रहा है, इतने में हमारी अपनी खुद की मेटल कटर व्हील इंडस्ट्री डैमेज हो रही है। तो गवर्नमेंट को बोला गया था कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो ये चाइनीज मेटल कटर व्हील्स पे। तो सरकार ने पर मना कर दिया कि इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस नहीं है कोई जिसे हम वो लगाएं, वो शायद सिर्फ अपना सरप्लस स्टॉक बेच रहे हैं, सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं लगता। ठीक है, तो सरकार ने अभी के लिए मना कर दिया है इसके ऊपर ड्यूटी लगाने का। मतलब ये न्यूज़ थी, आपको जो पेपर में आएगा वो ये चीज़ है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है, डंपिंग क्या होती है। ठीक है, जो पूरे दुनिया में ट्रेड रेगुलेट करने के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी रूल्स में यही चीज़ आती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कोई भी देश लगा सकता है अगर उन्हें महसूस होता है कि कोई ऐसे उनके देश के अंदर सामान फेंकने की कोशिश कर रहा है, मतलब डंप कर रहा है एक तरह से। फेंकने में मतलब लिटरली फेंक नहीं रहे, पर मतलब समझ रहे हो कि सस्ते में देना भी, हद से ज़्यादा सस्ते में देना भी एक तरह से फेंक रही होता है, ताकि मार्केट सारी की सारी खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कोई सस्ता सामान फेंक रहे हो, मतलब क्वालिटी गंदी होगी, बस इंडिया की अपनी इंडस्ट्री खत्म हो जाए, ये मेन कोशिश होती है। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट। इंडिया का पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च होने वाला रॉकेट विक्रम एस। ये रॉकेट का नाम है विक्रम एस। आपके इंडिया की पहली प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस, वो आपकी अभी 12 से 16 नवंबर के बीच किसी भी दिन आपकी स्पेस लॉन्च व्हीकल होगा, जो प्राइवेट कंपनी ने इंडिया के अंदर तैयार होगा। देखो अभी तक इंडिया के अंदर जितने भी लॉन्च है वो इसरो ही कर रही है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर यही कर रही है, पर दुनिया में और बहुत सारे प्राइवेट स्टार्टअप्स इमर्ज होते जा रहे हैं जो काफी बड़े बड़े लॉन्च कर रहे हैं। जैसे आपका ब्लू ओरिजिन हो गया जो जेफ बेजोस का है, फिर आपका स्पेस एक्स हो गया जो इलॉन मस्क का है, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है, और भी कंट्रीज में ऐसे हो रहे हैं। तो इंडिया इस चीज में पीछे नहीं रहना चाहता, इसी कारण हमने जून 2020 में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया था। यानी कि स्पेस के अंदर, इंडिया के अंदर कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री स्पेस सेक्टर में जाने के लिए एम कर सकती है, तो कोई भी कंपनी बना सकता है और स्पेस सेक्टर को टारगेट कर सकता है। देखो स्पेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और हम क्यों चाहते हैं प्राइवेट कंपनीज ग्रो करें। इसरो का इतना बजट नहीं है कि इसरो सब कुछ कर पाए। प्राइवेट कंपनीज आगे आएंगी, जैसे जैसे स्पेस के अंदर चीजें एक्सपैंड हो रही है ना, वैसे वैसे इस मार्केट की अपनी कैपेसिटी खर्चने की भी एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं जनरल चीजों में बात करूं तो आपके जैसे क्या कहते हैं इसे, हाँ, जैसे आने वाले टाइम में हम प्लान कर रहे हैं कि स्पेस में जो एस्ट्रॉइड्स हैं, जो पत्थर हैं, वहां से मिनरल्स निकाल के अर्थ पे ला सकें। फिर हम मार्स पे जाना चाहते हैं, वहां पे सेटलमेंट्स करना चाहते हैं, मून पे सेटलमेंट्स करना चाहते हैं। फिर बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च जो हैं
उसके बहुत कंपनीज अपनी अपनी प्राइवेट खुद की सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहती हैं। उस सारी चीज के पैसे कमाने का मौका है। तो हम सही टाइम पे जंप इन करना चाहते हैं कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री को मौका दें और इंडिया एक अच्छा खासा वेल एस्टैब्लिश स्पेस स्काई रूट एरोस्पेस का जो मिशन है, ये सिर्फ एक सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट है। सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट का क्या मतलब होता है? अराउंड 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जो आपकी अर्थ और स्पेस के बीच की लिमिट मानी जाती है। ठीक है, क्या बोला जाता है इस लाइन को 100 किलोमीटर के ऊपर की? करमन लाइन। मैं आपको डेफिनेशन से बताता हूं। देखो, अपने आप में अर्थ और अर्थ के एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर कहाँ खत्म होता है, इसकी कोई अपने आप में फिक्स लाइन नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हवा पतली होती जाती है। ये तो हजारों किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो हमने मानना है ना कि आपकी अर्थ खत्म हो गई है और अब स्पेस शुरू हो गया है। तो हमने क्या किया है, हमने एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन कर ली है अर्थ के चारों ओर। ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ऊपर है। तो 100 किलोमीटर जब आप अबव द सी लेवल होते, इसे हम कहते हैं कि एक लाइन आ गई है, उस लाइन को कहते हैं करमन लाइन। इस लाइन को क्रॉस करते ही आप स्पेस में। ठीक है, तो कंपनीज जब नया नया अपना रॉकेट टेस्ट करना चाहती होती हैं, वो नियर आपके करमन लाइन जाके फिर अपना रॉकेट वापस क्रैश करवा देती है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो इससे आगे भी जा सकती है। ठीक है, देखो, जो स्काई रूट एरोस्पेस है, ये स्टार्टअप इंडिया के लिए क्यों बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का सबसे ज्यादा फंडेड प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप है स्पेस सेक्टर में। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पैसे इन्होंने गैदर किए हैं स्पेस के अंदर, एक्सप्लोरेशन में, इंडिया के अंदर स्काई रूट एरोस्पेस, और काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। इन्होंने अपना खुद का इंजन भी 3D प्रिंट करके इंडिया के अंदर खुद डेवलप किया है। लेटेस्ट अभी 19 मई इस साल को इन्होंने अपना नया सॉलिड फ्यूल इंजन भी टेस्ट किया था, जिसका नाम रखा है कलाम 100। तो अगर इनके आप सारे नाम देखोगे तो एपीजे अब्दुल कलाम, उनके ऊपर इंजन, विक्रम साराभाई, जिसके जिनके सिर पे हम कहते हैं कि इंडिया की स्पेस सेक्टर की जो एक्सप्लोरेशन है वो शुरू ही उनसे हुई। ठीक है, तो वो यहाँ से क्लियर है। वैसे जो अभी विक्रम एस लॉन्च किया जा रहा है, इसके अंदर कलाम 100 इंजन नहीं, कलाम 80 जो इससे थोड़ा पुराना इंजन है वो ही यूज किया जा रहा है। पर इन्होंने एक नया इंजन भी डेवलप कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका थर्ड करंट अफेयर है, लॉस एंड डैमेज फंड। देखो, आपके इजिप्ट में यूनाइटेड नेशन की COP21 क्लाइमेट समिट शुरू हो गई है। COP21 के COP27। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखो, आपकी यूनाइटेड नेशन की एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये जो कन्वेंशन है, ये 1992 में तैयार की गई थी। और इस कन्वेंशन के अंडर ही आपकी मीटिंग्स होती हैं, हर साल मीटिंग होती है अलग अलग देशों में। इस साल ये इजिप्ट में हो रही है। इसमें सारे देश एक जगह इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं कि क्या क्लाइमेट के थ्रेट हैं, कैसे डील किया जा सकता है, कैसे क्लाइमेट की फंडिंग करनी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फंडिंग तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। और कुछ अगर एग्रीमेंट हो पाए तो उसकी भी कोशिश होती है। जैसे COP21 क्यों मेरे मुंह से निकल गया था, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट था। ये मीटिंग पेरिस में हुई थी। यहाँ पे सारे कंट्रीज ने कमिट किया कि हाँ, वो सीरियस हैं दुनिया के टेम्परेचर 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस जो एवरेज टेम्परेचर है उससे नीचे रखने में। जो मतलब अभी एवरेज टेम्परेचर है उसका जो राइज हो रहा है 1.5 डिग्री या मैक्सिमम 2 डिग्री से ज्यादा, देश जो है वो सीरियस हो रहा है। ठीक है, तो आपकी ना एक अलायंस है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। ये ना 39 देशों की अलायंस है। ये ना आइलैंड देश हैं। जैसे अगर आप देखोगे पैसिफिक ओशन छोटे छोटे आइलैंड से भरा पड़ा है। मार्शल आइलैंड हो गए, ठीक है, फिर आपका बारबाडोस हो गया इस साइड पे, अटलांटिक साइड पे, फिर आपका ट्रिनिडाड, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। और ये आइलैंड्स का मेन कंसर्न क्या है कि देखो, जैसे जैसे
गर्मी बढ़ती जाएगी दुनिया भर में, क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी जो बढ़ती जा रही है, वैसे 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 आपके दोनों पोल्स पे आइस मेल्ट होती जाएगी। आइस मेल्ट होती जाएगी, वो सारा पानी कहाँ, समुद्र में ऐड हो रहा है। समुद्र में ऐड होता जाएगा तो पानी, समुद्र के पानी का लेवल ऊपर आता जाएगा। जितना ऊपर आता जाएगा ये आइलैंड ही तो सबसे पहले डूबेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड है, सॉरी अंडमान कहती, जो लक्षद्वीप के आइलैंड है या जो मालदीव्स के आइलैंड है, ये डायरेक्टली थ्रेट में है कि डूब जाएंगे, एक टाइम पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अगले 25 से 30 साल में ये माना जा रहा है कि ये आइलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, दिखेंगे ही नहीं हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पानी के नीचे जा चुके होंगे। तो इन देशों के लिए तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हुई हुई है कि अभी दुनिया के देशों ने नहीं काम किया तो हम सारे तो गए। तो ये सारे देशों ने प्रपोज किया है, इनकी इस अलायंस ने, कि हमें लॉस एंड डैमेज फंड भी चाहिए, जितने भी आपके डेवलप्ड देश हैं, क्योंकि अमेरिका, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पोल्यूशन करती आ रही है बिना किसी कॉन्सिक्वेंस, बिना किसी चीज के। तो हर कोई क्या कहते हैं, हर देश इन्हें प्रेशराइज कर रहा है कि तुम पे करो, तुम टेक्नोलॉजी दो, जिससे सारे, इतने पैसे नहीं देना चाहता क्योंकि ये तो ओपन विंडो है, एक बार शुरू हुआ फिर तो सबको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। तो इस कारण ये इस चीज के ऊपर साइन ही नहीं करना चाहते कि कितनी कंपनसेशन कैसे होगी, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ प्रपोजल है, लॉस एंड डैमेज फंड। ये देश कहते हैं कि हम, क्योंकि लगातार जो क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे यहाँ डैमेज हो रहा है, उसकी रिकवरी के लिए हमें पैसा चाहिए। तो वो सारी चीज यहाँ पे इस तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ करंट अफेयर है वो है एयरक्राफ्ट डेटा टू एड वेदर फोरकास्ट। देखो ये आपका क्या करंट अफेयर है, जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आईएमडी, यही इंडिया के अंदर सारी वेदर फोरकास्टिंग देखता है। ठीक है, कब कहाँ पे बारिश आने वाली है, रेनफॉल आने वाली है, कितना टेम्परेचर रहने वाला है, ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। ठीक है, जब आपकी हीट वेव्स आ जाती हैं, हद से ज्यादा गर्मी। ठीक है, यहाँ अब जैसे ठंड का मौसम आ रहा है तो कहाँ कहाँ आपकी कोल्ड वेव आने वाली है, ये सारी चीजों की वार्निंग ये जारी करते हैं। पर कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपकी वेदर एप्लीकेशंस या वेदर के अंदर बिल्कुल साफ मौसम लिखा होता है, बारिश आ जाती है। ठीक है, या तूफान लिखा होता है, कुछ भी नहीं आता। तो वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें अल्टीमेटली किसी ना किसी आपके सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। एल्गोरिदम के अंदर जितना डेटा आएगा उतना ही आप अल्टीमेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वेदर कैसा रहेगा। अभी हम सैटेलाइट्स यूज करते हैं और लोकल जगह जगह जहां स्टेशन है, हर जगह स्टेशन भी नहीं है, जहां जहां स्टेशन है वहां पे एक फिर ब्रॉड सर्वे लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा रहेगा या यहाँ पे वेदर ऐसा रहेगा। तो एग्जैक्ट जो चीज है कि आपका वेदर जो सडनली चेंज होता है, हम इससे थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करने लगी है, देखो आपकी एयरक्राफ्ट मेट्रोलॉजिकल डेटा रिले हम लेने लगे हैं। अब ये क्या होता है, देखो आपके प्लेन्स उड़ रहे हैं, प्लेन्स सारे इंडिया में जगह जगह फ्लाई कर रहे हैं। प्लेन्स के अंदर क्या होता है, प्लेन्स के अंदर सेंसर लगे हुए हैं जो लगातार आपका एयर टेम्परेचर, विंड स्पीड, डायरेक्शन, बैरोमीटर प्रेशर, वाटर वेपर्स, ठीक है, ये सारा डेटा लगातार आपके एयरप्लेन्स में मेजर करते रहते हैं। और ये सारा डेटा जो है, जो ग्राउंड स्टेशन है, जो आपके एयरपोर्ट्स पे ग्राउंड स्टेशन होता है, उन सबके साथ ये लगातार शेयर हो रहा होता है। तो अब आईएमडी क्या करने लगी है, जितने भी आपके एयरपोर्ट्स हैं, वहां पे ग्राउंड स्टेशन हैं, वहां से ये सारा का सारा डेटा आईएमडी कलेक्ट कर लिया करेगी, जिसके कारण आपकी जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि लगातार एयरप्लेन जगह जगह उड़ रहे हैं, वो और ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी दे सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे आपके बैरोमीटर का प्रेशर गिर रहा है, बढ़ रहा है, एयर टेम्परेचर कैसा हो रहा है, विंड स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हर चीज जो भी आपकी रिकॉर्ड हो रही है, वो सारा एएमडी डेटा लेके अपने एल्गोरिदम में डाल के और बेटर प्रिडिक्ट कर पाएगी कि वेदर कैसा होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा करंट अफेयर इस चीज के ऊपर था। इससे अगला जो करंट अफेयर है वो है आपका 2DG ड्रग। अब ये 2DG ड्रग क्या है, देखो जो आपका कोविड
का वायरस है जिसका नाम ऑफिशियल नाम है सार्स CoV-2 वायरस। सार्स वायरस एक चीज करते हुए पाया गया है हमेशा से, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि सार्स कोविड 2 जो आपका वायरस है वो ग्लाइकोसिस के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या है बेसिकली, ग्लूकोज वो तब एक्सपैंड करेगा। और ये जो चीज है वो कहाँ से लेता है, मतलब ये जब सारी ट्रांजिशन हो रही होती है वो ना जिस भी पेशेंट के अंदर जाता है ना वो कहीं ना कहीं हार्ट को डैमेज करता था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जिन्हें भी कोविड हुआ उनके उसके बाद हार्ट में एबनॉर्मलिटी पैदा हो गई, चाहे वो रिदम की हो, कईयों के ब्लड क्लॉट अंदर इकट्ठा हो गया। आपने कई बार न्यूज भी सुनी होगी कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों के ब्लड क्लॉट हो गए हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वैक्सीन के अंदर भी तो कोविड वायरस है। तो अगर किसी का हार्ट सेंसिटिव है या किसी की कोई और कंडीशन थी बॉडी में, अगर उन्हें नहीं भी पता, तो ऐसा हो सकता होता है कि कोविड होने, मतलब चाहे नॉर्मल कोविड वायरस हुआ हो, तो ब्लड क्लॉटिंग अंदर हो जाए। ठीक है, स्ट्रोक भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता था। कोविड के टाइम लोगों के साथ ये सारे सिम्टम्स हो रहे थे। उसके बाद भी जो 1 साल है, जब भी कोविड हुआ उसके 1 साल तक इनका थ्रेट बना रहता है, और उसके बाद भी ये थ्रेट एग्जिस्ट करता रहता है। तो ये माना गया है कि जब भी आपका कोविड हुआ है, जिसे कहीं ना कहीं हार्ट डैमेज हुआ है थोड़ा, तो उसके लिए आपकी DRDO और डॉक्टर रेड्डी लैब जो हैं, इन दोनों ने मिलके एक ड्रग बनाया है जिसका नाम रखा गया 2DG। 2DG ये जो ड्रग, जो हार्ट टिश्यू जो डैमेज हुए हैं ना, इन्हें रिप्लेस करने में मदद करेगा, और ये जो आपका असर हुआ है जो हार्ट के ऊपर, उसे खत्म कर देगा। ठीक है, ओरल ड्रग है, बस खाने वाली दवाई है, गोली एक, उससे खा के ये इसे रिवर्स कर देगा जो डैमेज हुआ है। ठीक है, तो इस सारी चीज का ये 2DG ड्रग है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इंडिया को ये हम करंट अफेयर पिछले 1 डेढ़ महीने में और कुछ महीनों में काफी बारी पढ़ चुके हैं कि G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आने बाली में, बाली की मीटिंग के एंड में हमें प्रेसिडेंसी मिल जाएगी अगले साल तक। तो इंडिया ने अपना लोगो जारी किया है इस पूरी प्रेसिडेंसी का। ठीक है, जहां पे हम अगले साल अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इस लोगो को अगर आप देखोगे, देखो इसके अंदर के जो रंग हैं, सैफरन, ग्रीन और ये सारा वाइट, ये हमारे झंडे के रंग है। ठीक है, तो हमारे तिरंगे के रंग है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस, हमने G20 के वहां पे हमने लोटस को प्लेस किया। इस लोटस के अंदर 7 लीफलेट्स हैं। 7 लीफलेट्स जो 7 कॉन्टिनेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ के ऊपर, और आपके जो राग होते हैं, जो आपके धुन हैं, उसके 7 जो टोन्स हैं उसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक सिम्फनी बने हम, ये मतलब इंडिया क्या स्पीच में बोला गया मैं आपको वो बता रहा हूँ, कि सारी दुनिया एक तो मिलके एक साथ काम कर सके, एक सिंगल रिदम में हम काम कर सके, वो चीज को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। प्लस जो लोटस है, लोटस एक ऐसा फ्लावर है जो हमेशा से माना जाता है कि ऑब्वियसली लोटस की प्रॉपर्टी जानते हैं कि कीचड़ में भी उगता है, तो गंदी से गंदी इन्वायरमेंट में उग जाता है। तो ये एक तरह से हमेशा सिंबल रहा है कि जितनी मर्जी टफनेस हो, टफ कंडीशन हो, हमेशा ब्राइटनेस रहेगी ही रहेगी। तो लोटस उसका हमेशा प्रतीक रहा है, तो वो चीज। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे इंडिया के 2 लैंग्वेज में नाम लिखे गए हैं। भारत, जो हमें संस्कृत में जैसे जाना जाता है, मतलब हिंदी में लिखा है, संस्कृत से नाम आया भारत, और आपका इंडिया। 2023 हमारी प्रेसिडेंसी है, वो लिख दिया गया। ये लोटस के अंदर सारी अर्थ को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जैसे लोटस पूरी अर्थ को होल्ड कर रहा है, वही होप के लिए। ठीक है, ये होप को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में नीचे देखोगे वासुदेव कंडुम्बकम, इसका मतलब होता है, ये आपकी संस्कृत की फिर से सेइंग है जिसका मतलब है सारी दुनिया एक ही परिवार है। और यही चीज हमने नीचे लिखी है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मतलब उस चीज से हमने एक क्रिएट किया है। ये हमारे संस्कृत का एक स्लोगन है, वासुदेव कुटुंबकम, कि सारी दुनिया एक ही परिवार है। ठीक है, तो इस चीज का यहाँ पे ये सारी चीज यहाँ पे समझाई हुई है, वासुदेव कुटुंबकम, ये सारी चीज जो भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।
कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा।